हेलो बच्चों। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, देखो सबसे पहले शायद मैंने ही इस पे वीडियो बनाया, आप लोगों को बताया कि ये भी एक सब्जेक्ट है और 100 में से मुश्किल से 4 बच्चे ऐसे मिले जिन्होंने ये बताया कि हमारे कॉलेज में ये चलता है और 50% से ज्यादा बच्चों का कहना है कि हमको इस सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं। अब आप यही बताओ कि अगर ना बताया जाए तो सीधा एग्जाम की डेट शीट में आ गया, आप क्या करोगे? और मुझे पूरा भरोसा है कि 2-4% बच्चों को छोड़ दो अगर, तो बच्चों के पास सिलेबस भी नहीं है। क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। आज तक सोचो कि आपका एग्जाम सामने खड़ा है और आज की डेट में बच्चे पूछ रहे हैं सब थ्योरी में आएगा कि एमसीक्यू में आएगा, कितने नंबर का ये तक नहीं पता। अब बताओ कैसे होगा? मतलब मुझे समझ नहीं आता कि सीरियसनेस किस लेवल की है आपकी। क्या डिप्लोमा पास नहीं होने देना चाहते, होना नहीं चाहते पास, अपने आप को करने नहीं देना चाहते, या बहुत सारा पैसा भरा पड़ा है फिर पढ़ लेंगे अगले साल, फिर फीस जमा कर लेंगे अगले साल? क्या चाहते हो? क्यों नहीं पता? एडमिशन लिया जिस वक्त, उस वक्त पूछा आपने, या डिप्लोमा में आंख बंद करके एडमिशन ले लिया? यही नहीं पता आपको सब्जेक्ट कितने हैं, कितने सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, कितने सब्जेक्ट सेकंड ईयर में पढ़ोगे? भाई कॉलेज वालों ने नहीं बताया, ठीक है उनका फॉल्ट है, लेकिन आप तो स्टूडेंट हो, आपको तो अपने बारे में सोचना चाहिए, खुद भी नहीं सोच रहे हो। मतलब बहुत ही ज्यादा मुझे खुद गुस्सा आती है तुम लोगों पे कि बताओ, मतलब पेपर है आपका कल और ये स्थिति है, कल इन द सेंस 12 को शायद, है ना? तो ये स्थिति है आपकी कि आपको ये नहीं पता है कि इन्वायरमेंट एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आपका एक सब्जेक्ट है। खुद देख लो भाई सीरियसनेस, और कहते हो हम ये बनेंगे हम वो बनेंगे। मतलब सिलेबस में नहीं है ये समझ में आता है, सिलेबस नहीं पता, सब्जेक्ट ही नहीं पता है आपको। स्ट्रेंज। खैर मेरा जो अपना काम है वो मैं बराबर कर रहा हूं। इन्वायरमेंट एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यही एक वजह है। देखो क्या मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने दे दिया ऑलरेडी, लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का इसके बाद भी कि किस पैटर्न पे आता है। तो आज मैं डायरेक्टली 2-3 साल के पेपर दिखाऊंगा आपको कि एग्जैक्टली पेपर किस तरह से आता है, क्या पैटर्न है। मींस एक पेपर का ही जेरॉक्स करा के मैंने लगाया है, एग्जैक्ट पेपर, ठीक, ताकि सारे समस्याओं का समाधान हो जाए। इसी तरह से पेपर मिलेगा, कोई पैटर्न कहीं कोई चेंज नहीं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे 2020 में कैसे आया था। 21 की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसमें एमसीक्यू आया था, है ना, मल्टीपल चॉइस, तो वो पैटर्न आपका है नहीं। मल्टीपल चॉइस में क्या क्या आया था वो भी अगर जानने हो तो सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने शेयर किया है ना, फिर जरूरत पड़े, हालांकि अब समय कम है, नहीं तो मेरे पास भी अपने पास क्वेश्चंस पड़े हैं, दिखा देता। खैर बाद में बच्चों ने शेयर किया था स्क्रीनशॉट। लेकिन अब देखते हैं कैसा आता है पेपर, राइट। चलो भाई फिर स्क्रीन से थोड़ा सा मैं अपने को छोटा कर लेता हूं और कोशिश करते हैं कितना मैक्सिमम, बाकी तो आप पे ही है। ओके ओके, हाँ भाई, तो क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन पे आते हैं। ओके हाँ, तो है इन्वायरमेंट एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक, ये टॉपिक है आपका। सबसे मेन चीज, ये 80 नंबर की जगह 50 नंबर में है, इस चीज को मार्क कर लो। कितने? 50 नंबर का। दूसरी चीज लेके मत बैठे रखना, 2.5 घंटे की, सॉरी 3 घंटे का सारा पेपर होता है और ये पेपर आपका कितना है? 2.5 घंटे का। तीसरी चीज, इसमें जो पासिंग मार्क है ये आपका 17 नंबर रहेगा। कितना रहेगा? 17 नंबर आपका पासिंग मार्क रहेगा, ठीक है, 17 मार्क्स। तो सबसे बड़ी चीज ये 2.5 घंटे का है। दूसरी बड़ी चीज ये कितने? 50 नंबर का पूर्णांक है। मतलब ये मत सोचे रखना कि अरे अभी सर आएंगे कॉपी जमा करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास, 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लेना, अदरवाइज रोगे तो मैं बचाने नहीं आऊंगा, ठीक है। चलो भाई, ये सारी कहानी, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस आपको पता है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल एंड वगैरह वगैरह वगैरह, जो मैं बता चुका हूं। मोबाइल फोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड नहीं है आपके लिए। फिर क्या है? पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग।
किन्हीं दो के आंसर लिखने हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। इकोसिस्टम इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए कैसे जरूरी है? क्योंकि भाई देखो, अगर इकोसिस्टम बैलेंस नहीं होगा, किसी एक चीज की प्रजाति बढ़ती चली जाएगी, बाकी एक्सटेंट होती चली जाएगी, तो जो इकोसिस्टम का बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, है ना। दूसरा, सजेस्ट मेथड इन इंप्रूव द इकोसिस्टम फॉर बेटर इकोलॉजिकल कंडीशन। अब उन मेथड्स को बताना है, सजेस्ट करना है, जिससे कि इकोसिस्टम इंप्रूव हो सके, ताकि जो इकोलॉजिकल कंडीशन है वो डिस्टर्ब ना हो, वो अच्छे से फुलफिल हो पाए, राइट। क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन मींस डिटेल में आपको समझाऊं, वैसे भी साल भर सो रहे थे, 2 दिन और सो जाओ। क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत पहले मैंने इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का सैंपल मॉडल पेपर भेज दिया था। अगर जगह होते तो अपने कॉलेज में धरना दे देते कि मुझे पढ़ाओ। कैसे नहीं, 2 लाख रुपए जमा किए यार कॉलेज में। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि भाई कॉलेज किसके लिए खुला है, आपके लिए खुला है, राइट। मतलब कड़वे शब्द हैं, लेकिन सच्चाई यही है, आपके लिए कॉलेज खुला है। आपका अधिकार है कि आप अपने कॉलेज में बोलो, जाके अपने कॉलेज में बोलते हैं आपकी इन्वायरमेंट। जब ये सब्जेक्ट है भाई, आपसे 6 सब्जेक्ट के नहीं 7 सब्जेक्ट के पैसे लिए गए और 7वां सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है। क्यों नहीं कहा आपने मैनेजमेंट से जाके? मैनेजमेंट नहीं सुनता और ऊपर कंप्लेन करते कि जब पीसीआई ने सिलेबस में इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट दे दिया तो कॉलेज वाले क्यों नहीं पढ़ाएंगे। दूसरा, टेकन फॉर ग्रांटेड है क्या सब्जेक्ट? नहीं पास हो गए तो पास नहीं हो गए, बैक लग जाएगी, याद रहे। ये मत सोचो कि ये पढ़ाया नहीं गया तो इंपॉर्टेंट नहीं है। डिप्लोमा पास करने के लिए ईडीडीडीएम जो है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पास करना जरूरी है। नहीं पास करोगे तो रह जाओगे, बैक लग जाएगी, समझ के रखना। समझ गए? तो ये देखो, क्या मेरा कोई काम नहीं है ये आपको जगाने का। मेरा सिंपल, मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूं, दैट्स इट। लेकिन चिंता होती है, इतने दिनों से आप लोग जुड़े हो मुझसे, राइट। तो फर्ज बनता है मेरा कि मैं सही चीज आपको बताऊं। तो कॉलेज में आपको बोलना चाहिए था, आपने नहीं बोला, ये आपकी फॉल्ट है, ठीक। नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज मीन बाय पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का क्या मतलब भाई? सबको मालूम है पॉल्यूशन क्या है। अनवांटेड, चाहे केमिकल्स हो, अनवांटेड एयर हो, अनवांटेड पॉल्यूटेंट हो, पॉलेंस हो, जो कुछ हमें डिजायर्ड नहीं है। हवा में जो हमारी एम्बिएंट एयर है, जो हमारी शुद्ध एयर है, उसके अलावा कुछ भी उसके अंदर आ गया तो दैट इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट, है ना। और जो पॉल्यूटेंट हो जाते हैं तो उसको क्या बोला? पॉल्यूशन हो गया। डिस्कस द फैक्टर दैट कॉज वाटर पॉल्यूशन। फिर क्या करना है? वाटर पॉल्यूशन के फैक्टर। फार्मास्यूटिक्स में, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, फार्मास्यूटिक्स में, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में, मैंने सॉलिड वेस्ट वाला, वाटर पॉल्यूशन वाला मैंने पढ़ा रखा है। अगर लगता है तो पॉल्यूशन से रिलेटेड आपको काफी कुछ उसमें मिल जाएगा। फार्मास्यूटिक्स का थ्योरी का टॉपिक है, मैं लिंक दे दूंगा इसके नीचे, अगर इच्छा हो तो देख लेना, शायद कुछ थोड़ा बहुत काम बन जाए। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ नहीं पाओगे, इतना समय नहीं, अपने शब्दों में बना के जो देखा है, सुना है, वो सब जो है लिखते जाओ, ठीक, तभी कुछ हो सकता है। एक्सप्लेन द टर्म ऑफ, अब कुछ टर्म है जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे मल्टी क्लोन्स। मल्टी क्लोन्स क्या? देखो, क्लोन मतलब एक जैसे, देखो बात क्या करते, क्लोन मतलब एक जैसे, है ना। जैसे ये एक जैसे हैं, ये हो गया क्लोन, जो एक जैसे बहुत सारे क्लोन बना लिए। किसके बना लिए बहुत सारे क्लोन? ये फिल्टर्स के। किसके? फिल्टर्स के बहुत सारे क्लोन बना लिए, जिनको क्या बोलते हैं? मल्टी क्लोन्स। जैसे इंडस्ट्री वगैरह में आप जाइए, इंडस्ट्रीज में आप जाइए तो बहुत सारे फिल्टर्स, क्या है, एक केवल फिल्टर नहीं लगा दिया, ढेर सारे फिल्टर्स के क्लोन लगा के रखे, ताकि शुद्ध से शुद्ध एयर अंदर जाए, किसी तरह का कोई पॉल्यूटेंट ना जा पाए, ठीक। फिर बात करते हैं बॉग फिल्टर्स की। बॉग फिल्टर्स, ये मान लो जैसे आजकल अर्बनाइजेशन इतना हो गया है, शहरीकरण इतना हो गया है कि लोगों को शुद्ध एयर नहीं मिलती। लोग क्या करते हैं, घरों में गमलों में पेड़ लगा लेते हैं, है ना। पेड़ लगा लिए, ढेर सारे पेड़ लगा दिए। ये क्या है? एक तरह के एयर प्यूरिफायर है, फिल्टर्स हैं। या झरने के किनारे, नदी के किनारे आप देखो, ढेर सारे खूब डेंस, घने घने से पेड़ जो लगे रहते हैं ढेर सारे, इन्हीं को बोलते हैं बॉग फिल्टर्स। ये क्या है? एक तरह के एयर प्यूरिफायर है, राइट। तो उन्हीं को बोलते हैं बॉग फिल्टर्स। अपने शब्दों में लंबा चौड़ा करके लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें, आंसर एनी 3। अब देखो, इसमें 2 करने थे ऊपर वाले में, इसमें क्या 3 करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्या बहुत छोटा छोटा लिखा है ना।
तो उम्मीद है दिखेगा आपको, नहीं दिखे तो जूम कर लेना, फिर भी मैं पढ़ रहा हूं हर क्वेश्चन को, तो उससे समझने की कोशिश करना। चूंकि अगर मैंने बनाया होता, टाइप किया होता देख के, तो ज्यादा बेटर होता, लेकिन चूंकि जिस तरह से आपका नेचर है और इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आपने देखा ही नहीं है, नाम ही नहीं सुना है ऐसा कहना बच्चों का, तो ओरिजिनल पेपर दिखा दो, ज्यादा अच्छा है ना, कि किस तरह से आता है, माइंड सेट हो जाए। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, ये देखो क्या है, इनमें से 2 क्वेश्चन करने थे और दोनों क्वेश्चन कितने कितने नंबर के थे, 5-5 नंबर के, राइट। तो 10 क्वेश्चन है, 10 नंबर यहां सिक्योर कर सकते हो। वैसे भी आपको 17 नंबर का टास्क रखना है, थ्योरेटिकल है, इसलिए बहुत अच्छे नंबर इसमें मिलते नहीं है। अब 3 क्वेश्चन करने हैं, जब इस सब इसमें से सारे क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं। ये नंबर इसलिए बता रहा हूं ताकि कंटेंट आप उसी हिसाब से तैयार रखो। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वेस्ट वाटर एंड प्योर वाटर। इसमें जितने भी टॉपिक हैं सब हमारे डेली रूटीन के हैं, और कोविड के टाइम पे तो बहुत कुछ सुना है आपने इनके बारे में, मींस सब चारों तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन तो था, उसी से रिलेटेड। ओके, तो प्यूरिफाइंग वेस्ट, जो वेस्ट निकलता है उसको रिसाइकिल कैसे किया जाएगा, वो कौन सा प्रोसेस होगा, चाहे पानी का हो, है ना, जैसे प्यूरिफाइंग वेस्ट वाटर इनटू द प्योर वाटर। अब वेस्ट वाटर निकला, जैसे सपोज करो एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक एग्जांपल दिया था, उसमें इंडस्ट्रीज में क्या, जितना भी ज्यादा वेस्ट मटेरियल होता है वो सब क्या होता है, डिस्पोज होता है। अब वो क्या करते हैं, जो वेस्ट वाटर होता है उसको रिसाइकिल करते हैं, और रिसाइकिल करके उसको पीने के फॉर्म में लेके आते हैं। जगह जगह पे स्टेप बाय स्टेप, कहीं सैंड फिल्टर है, कोल्ड फिल्टर्स है, कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जिससे कि बैक्टीरिया वायरस वगैरह मर जाए। तो सेटल कहीं पे जगह जैसे क्लोन फिल्टर्स लगा दिए गए पानी के लिए भी, है ना। तो कहने का मतलब उस पूरे प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है। इवन आप नेट पे एक टॉपिक सर्च करना, वाटर सिस्टम, किसमें, वाटर सिस्टम के नाम से इंडस्ट्री में बाकायदा एक फिगर बना मिलेगा आपको, ठीक, बनेंगे बहुत सारे, लेकिन वाटर सिस्टम, उसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि वेस्ट वाटर कैसा है और वेस्ट वाटर से कितने स्टेप के बाद प्योर वाटर बना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज मींट बाई वेंट्रिकुलर पॉल्यूशन। अब भाई बात करें का है कि वेंट्रिकुलर पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है भाई वेंट्रिकुलर पॉल्यूशन, मल्टीक्लोन्स, हाँ। अब बात करें अगर वेंट्रिकुलर पॉल्यूशन और डिस्कस द मेथड ऑफ कंट्रोल। देखो वेंट्रिकुलर पॉल्यूशन कुछ और नहीं, जैसे घरों में लकड़ी जलाई गई, चूल्हे में कोयला जलाया गया ईंधन के तौर पे, ये जो सॉलिड चीजें हैं जो घरों में जलाई जाती हैं, घरेलू में, घर में भाई चूल्हे में जलाया आपने, आग ताप रहे हो या कुछ आलू भून रहे हो, है ना, तो इन सब चीजों को जो है किस कैटेगरी में, जैसे सबसे ज्यादा वेंट्रिकुलर पॉल्यूशन क्या, खाना बनाने से ही मानते हैं, है ना, चूल्हा जलाने से। तो अब चूल्हा जलाने से बचाने का पहली चीज तो वेंट्रिकुलर पॉल्यूशन क्या है, जो सॉलिड चीजें हैं, है ना, जो ठोस ईंधन होते हैं घर में, जो जलाने में इस्तेमाल होते हैं खाना बनाने वगैरह में, उससे वेंट्रिकुलर पॉल्यूशन फैलता है, ठीक। दूसरा डिस्कस द मेथड, अगर मेथड की बात करें, गवर्नमेंट ने चलाया उज्ज्वला योजना, महंगी हो गई वो अलग बात है, लेकिन चलाया इसीलिए था कि वेंट्रिकुलर पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाए, राइट। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि ये कंट्रोल किया जाए, तो उन तरीकों को सोच सोच के एक्सप्लेन कर देना, जरूरी नहीं कि वो तरीके किताब में लिखे हों, बहुत ज्यादा कलाकार बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, है ना, अपने हिसाब से। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेथड प्यूरिफाइंग इंडस्ट्रियल एंड हैजार्डस वेस्ट। इंडस्ट्री के अंदर जो इंडस्ट्रियल और हैजार्डस वेस्ट है उसको कैसे प्यूरिफाई करोगे, चाहे वो सॉलिड के फॉर्म में हो, चाहे वो गैस के फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में हो। लिक्विड के फॉर्म में आपका वेस्ट मटेरियल आ गया जिसमें कि केमिकल घुला हुआ है। गैस के फॉर्म में जो फ्यूम्स निकलती हैं चिमनी के थ्रू, जो एटमॉस्फेयर में जाती हैं, वो सब बहुत हजार्डस है ना। सॉलिड के फॉर्म में जो हमने डिस्पोज किया, जो वेस्ट मटेरियल निकला, वहां पे बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है। तो इन चीजों को कैसे हैंडल किया जाए उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द इफेक्ट एंड कंट्रोल मेथड ऑफ नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करोगे, बेटर नो। दूसरा, राइट नोट ऑन रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन किस तरह से, भाई जैसे रेडियो एक्टिव की माइंस वगैरह हैं जहां पे खुदाई होती है, या ऐसी लेबोरेटरीज हैं जहां पे रेडियो एक्टिव मटेरियल की टेस्टिंग्स होती है, उनका प्यूरिफिकेशन होता है, उनको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, या बहुत सारी चीजें हैं जो बनाई जाती हैं, है ना। तो उन पे एक नोट्स लिखना है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन पे, ठीक। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द
मैनेजमेंट ऑफ मॉनिटरिंग कंट्रोल एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की मॉनिटरिंग कैसे की जाए और कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करना है। कितने? चार नंबर के हैं, है ना। फिर डिस्कस द इंपॉर्टेंट प्रोविजन फॉर वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974। एक गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया था 1974 में, ठीक है। बाद में इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, लेकिन ये ओरिजिनल एक्ट के बारे में बात की जा रही है। इसमें वो कौन कौन से प्रोविजन हैं जो वाटर को पॉल्यूट होने से, वाटर पॉल्यूशन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, है ना। वाटर पॉल्यूशन की मींस इसमें स्टैंडर्ड सेट किए गए थे कि कोई इंडस्ट्री हो या कोई छोटे मोटे रोजगार हो, जहां से भी सॉलिड वेस्ट या लिक्विड वेस्ट जाता है, नदियों में गिरता है या नाले में गिरता है, तो उनका एक स्टैंडर्ड सेट था कि वहां से इससे ज्यादा पॉल्यूशन मींस इसमें इतना लेड होना चाहिए, इतना मींस केमिकल की क्वांटिटी एकदम फिक्स कर दी गई थी कि इससे ज्यादा अगर हुआ तो वो क्या है, हमारी लैंड के लिए या पानी के लिए बहुत नुकसानदायक है ना। तो वो एक एक्ट था, पॉल्यूशन एक्ट। उसमें किस तरह प्रिवेंट किया जाएगा इस पॉल्यूशन को, और अगर हो गया तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसके बारे में डिटेल में लिखना है। थोड़ा सा नेट पे पढ़ लेना, काम हो जाएगा। डिस्कस द मीन्स कंट्रोल प्लास्टिक वेस्ट एंड मैनेजमेंट, पुट इट इनटू द प्रॉफिटेबल बिजनेस। अब प्लास्टिक वेस्ट देखो, आजकल भी गवर्नमेंट सिंगल यूज प्लास्टिक की बात कर रही है कि इसको बंद कर दिया जाए, है ना। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो डिस्पोज नहीं होता, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, और जहां पे रहेगा, जिस फॉर्म में रहेगा, उस फॉर्म में वो पॉल्यूशन फैलाएगा और उस फॉर्म में वो नुकसान पहुंचाएगा हमारे इकोसिस्टम को, राइट। तो इनके बारे में कंप्लीट डिटेल लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट है डिस्कस ड्यूटीज एंड पावर द कंट्रोल द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981। अब देखो यहाँ पे 74 था, फिर बाद में कब आया? 1981 के बारे में। अब जो है अपडेटेड वर्जन है, तो इसमें क्या ड्यूटी होती, जिन अधिकारियों को इस पे अपॉइंट किया जाता है, उनकी क्या ड्यूटीज हैं, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे प्रिवेंट किया जाएगा, 1981 के अकॉर्डिंग लिखना है। मैंने कहा ना, A4 साइज का पेपर लेना ना, ये सारे टॉपिक गूगल पे डालना और अपने शब्दों में हर चीज के बारे में सिर्फ 4 लाइन लिखना। 4 लाइन से ज्यादा बिल्कुल मत लिखना, इतना समय नहीं है। उन 4 लाइन को घोल के पी जाना, मतलब अच्छे से समझ लेना उन 4 लाइन का मतलब क्या है, और उन 4 लाइन से फिर अगर थोड़ा भी दिमाग होगा तो 40 लाइन बना देना। पास होने का शॉर्टकट तरीका ही है। एक्सप्लेन द टर्म डिजास्टर, डिस्कस कॉज क्रिएटेड बाय मैन मेड डिजास्टर। अब डिजास्टर का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा डिजास्टर था हमारा कोविड, है ना, था ना, जो पैंडेमिक हो गया, या सुनामी आई थी काफी समय पहले। ये सब डिजास्टर्स हैं जिसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं, जो अनकंट्रोल्ड डेथ जिससे शुरू हो जाए, है ना। डिस्कस द कॉज क्रिएटेड बाय मैन क्रिएटेड, भाई आदमियों की वजह से, आदमी का क्या रोल है डिजास्टर को लाने में? भाई सारा रोल तो आदमियों का ही है। चाहे चीन का, भाई वहां एक्सपेरिमेंट किए गए, लोग कहते हैं चीन ने बनाया था वायरस, है ना, कोविड का, तो अगर चीन ने बनाया तो वो भी मैन मेड हो गया, राइट। दूसरी बात अगर करें तो जो अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जगह जगह पे पेड़ काटे जा रहे हैं, जगह जगह पे पेड़ काटे जा रहे हैं लगातार, तो ये भी तो एक तरह से हम एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, राइट। तो ये सारे कॉज हैं। नेक्स्ट क्या है? राइट केस स्टडी डिजास्टर कॉज्ड ड्यू टू नेग्लिजेंस एंड कोलोसेंस इफेक्ट की वजह से। देखो क्या है, किसी तरह का कोई एक ऐसा कोई डिजास्टर मैनेजमेंट, एक कोई ऐसा डिजास्टर बताया जाए, स्टडी बताओ उस पे कि जो हमारे नेग्लिजेंस की वजह से हुई। तो मेरा तो अपना मानना, जितने भी डिजास्टर है सिर्फ और सिर्फ इंसान की नेग्लिजेंस से हुई। जैसे कोविड की ही बात कर ले, सिंपल सी बात है। शुरू में जैसे पता चला कि भाई कोविड आ गया, राइट, जैसे ही हिंट, इतना बड़ा डिजास्टर था, पूरे देश को अलर्ट हो जाना चाहिए था, दूसरा, कुछ फॉल्ट गवर्नमेंट की थी, अचानक सब कुछ बंद कर देना कि हाँ भाई आज रात से ट्रेन बंद हो जाएंगी, आज से ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। क्या कर सकते थे और पॉजिटिव? जब पता चला आपको, जिस दिन पता चला, नवंबर में या फरवरी में, जब भी आपको पता चला, है ना, सबसे पहले इतना गवर्नमेंट के पास फैसिलिटीज हैं कि हर इंसान के लिए सेपरेट गाड़ी करके उसके घर पहुंचाया जा सकता था। बहुत कोविड फैल गया इस भीड़ से, क्राउड से, जो लोग अपने घरों में आने के लिए, ट्रेन बसें वगैरह बंद हो गई, सारे बॉर्डर्स बंद हो गए। क्या मतलब है, बात समझे? तो इन सबको रोका जा सकता था
अगर वही भाई चुनाव प्रचार के समय देखो, मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं, हर पार्टी की बात करूं, जितनी भी पार्टीज हैं, कितने प्रचार के रथ चल रहे थे। अगर हर पार्टी थोड़ा थोड़ा सा भी अपने रथों को बढ़ा देती है, मुंबई बढ़ा देती, दिल्ली बढ़ा देती, तो इतने लोग ही नहीं मरते और शायद इतना कोविड नहीं फैलता। उसके बाद इलेक्शन टाले जा सकते थे, टाले जा सकते कितने, लेकिन ना, इलेक्शन भी करवाने हैं। शाम को गवर्नमेंट से कोई बोलता कि हाँ भाई 2 गज की दूरी है जरूरी, और वहां पे भीड़ बटोरी जा रही है। तो बहुत सारे, कहने का मतलब ये नेग्लिजेंस है। देखो ये जो टॉपिक है, हम देखो राजनीति की बात नहीं करते हम लोग, क्योंकि हम लोगों को राजनीति से क्या मतलब है ना, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारे टॉपिक का पार्ट है, इसलिए डिस्कशन जरूरी है। तो यहां पे ये सिर्फ ये बताना था कि ये नेग्लिजेंस था। इसको देखो, कोविड अनकंट्रोल था, किसी के बस में नहीं था, राइट, लेकिन इससे हम बहुत लोगों को बचा सकते थे। देखा है कितना दुखद दृश्य था, सोचो लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले गए। एक इंसान का तो वीडियो देखा, सोचो बच्चा भूख से मर गया, उसने अपनी वाइफ को नहीं बताया, फिर पुलिस वालों ने जब पकड़ा तब पता चला भूख से मर गया। तो बहुत सारे केसेस थे ऐसे। तो ये नेग्लिजेंस है, तो ये केस स्टडी इसमें डाल सकते हो। दूसरा जो सुनामी आया था, है ना, सब पूरा देखो किसमें, उत्तराखंड में सब कितना सारा बवाल, वो सब फैल गया था, तो वो भी डाल सकते हो। जगह जगह फल मीन्स पहाड़ काट के रास्ता बनाना, अरे भाई उत्तराखंड की ब्यूटी है पहाड़, उसको काट के रास्ता बना दोगे। हम क्या अपने स्वार्थ के लिए, अपनी स्मूथनेस के लिए 4 लेन बनाते हैं, हमें दिक्कत ना हो। एटमॉस्फेयर को दिक्कत होती है तो कोई समस्या नहीं, 10 पेड़ काट दोगे लेकिन गारंटी 1 को पेड़ लगाओगे नहीं, राइट। तो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, किसी 4 पे शॉर्ट नोट लिखना है। नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी, नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी पर्यावरण से बचाने के लिए जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, राष्ट्रीय पॉल्यूशन नीति, है ना, उसके बारे में आपको लिखना है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसा कहीं डिजास्टर कोई हो जाता है, उड़ीसा वगैरह में अक्सर देखो सुनामी टाइप आता रहता है ना, कोई ना कोई चक्रवात आता है। वेस्ट बंगाल में पिछले साल बाढ़ आई थी, इधर कोविड आया था। तो कहने का मतलब जो नेशनल डिजास्टर्स जिनको घोषित किए जाते हैं, जो इतने बड़े बड़े होते हैं, जिसमें हैवी लॉस होता है, तो वहां के हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हैं कि वहां के लोगों को किस तरह से वापस से घर दिए जाएं, उनके रहने खाने की व्यवस्था क्या किया जाए, उनके रोजगार की क्या व्यवस्था किया जाए। मींस उस एरिया के लिए एक स्पेशल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड होता है जो वहां प्रोवाइड कराया जाए कि ऐसे समय पर उसका इस्तेमाल किया जाए। वो अलग बात है कि पहुंचता नहीं है। डिजास्टर माइग्रेशन एंड प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन। अब देखो ऐसी जगहों पे जहां पे डिजास्टर आया है, पहली चीज तो हम डिजास्टर को रोके कैसे, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। और अगर डिजास्टर आ गया तो फिर वहां के लोगों की केयर कैसे की जाए, ये सब चीजें बतानी है। दूसरा देखो टॉपिक सीधे आ गया, जो नाम ले रहा था सुनामी, किसकी बात कर रहे थे, सुनामी की बात कर रहे थे ना। तो हाँ, सुनामी, जो सुनामी आया था, तो सुनामी पे डिटेल लिखना, बहुत सारी सुनामी आई है ना, तो सब मिक्स करके लिख सकते हो काफी कुछ। आईएसओ 14,000 एंड इंट्रोडक्शन। जो आईएसओ है क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक। तो इसके बारे में देखोगे कि जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, इंडस्ट्री को इसका सर्टिफिकेशन जरूरी है, चाहे आपकी फूड इंडस्ट्री हो, चाहे फार्मेसी इंडस्ट्री हो, चाहे जूता बनाने की इंडस्ट्री हो, चाहे कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री हो, ये बहुत जरूरी है। क्यों होता क्या है आफ्टर ऑल इसमें, आईएसओ 14,000 में। तो बेसिकली ये क्या है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं। उसमें पूरा जब आप नेट पे सर्च करोगे इसके बारे में, तो कंप्लीट इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स दिए होंगे कि कितना, भाई जैसे देखो हमारे एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो लगभग 78% हमारा नाइट्रोजन है, राइट, 21% के अप्रॉक्स हमारा ऑक्सीजन है, ठीक, 0.3% के अप्रॉक्स हमको क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और बाकी जो है ट्रेसेस में बाकी सारी गैसेस मिलती हैं। तो जो स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड को डिस्टर्ब नहीं करना, यही बोलता है आईएसओ 14,000। कुछ भी हो जाए, इस स्टैंडर्ड को अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया तो ताला लगा देंगे कंपनी में, और भाई नाइट्रोजन भी निकलेगी। भाई इस स्टैंडर्ड से कैसे, क्या कहने का मतलब क्या है कि आपके ने जो काम कर रहे हो, चाहे आप जो है जूता बना रहे हो, चाहे चमड़ा बना रहे हो, चाहे कपड़ा बना रहे हो, चाहे खाने की ब्रेड बना रहे हो, चाहे आप इंडस्ट्रीज की बात कर लो, किसी भी चीज की बात कर लो, ठीक है, तो क्या है, वहां से नाइट्रोजन भी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी,
बहुत सारे हैवी मेटल्स भी निकलेंगे, बहुत कुछ निकलेगा, बहुत तरह की गैसेस निकलेंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगी। तो कहने का मतलब जो स्टैंडर्ड्स हमारे एटमॉस्फेयर के हैं, ठीक, इन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करना है, एटमॉस्फेयर में कोई डिसबैलेंस नहीं चाहिए। इसीलिए किसी भी कंपनी को सबसे पहले इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, और ये इसका सर्टिफिकेशन, आप कोई भी कंपनी का नाम डालो और आप देखो जाके कि ISO 14000, वैसे तो ISO के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं अलग अलग चीजों को लेके, ठीक, ये इन्वायरमेंट के लिए हुआ, कुछ सेफ्टी को लेके होंगे, तो अलग अलग कैटेगरी के रहते हैं। आप देखोगे 14,000 है, 14,007 है, 14,009 है, 0000009 है ना, ISO के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स अलग अलग चीजों के लिए हैं। तो कहने का मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह को लॉ में बांट दिया था, नहीं तो अपने फायदे के लिए तो इंसान कुछ भी कर जाए, कुछ भी बेच देगा, है ना, एनवायरमेंट क्या चीज है। तो यही सारी चीज है। दूसरा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2003, बाद में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन ये 2003 की बात करा। मैंने कहा ना, ये सारे टॉपिक A4 साइज के पेपर ले लो, ज्यादा नहीं, ज्यादा लिखने नहीं, टाइम ही नहीं तुम्हारे पास, पढ़ भी नहीं पाओगे। 17 नंबर लाने बहुत आसान काम है, कुछ मुश्किल नहीं है। सारे टॉपिक जो मैं बता रहा हूं, ठीक, वो टॉपिक उस पर लिखो, लिखने के बाद क्या करो, 2-2 4-4 लाइन उस पर लिख लो और समझ लो, ठीक, क्या होता है एग्जैक्टली, सिर्फ ये जानो कि क्या होता है, बाकी तो स्मार्ट हो यार। तो इस तरह से ये 2020 का पेपर था। नेक्स्ट पेपर हम लोग देखेंगे 2019 का कैसे आया था। देखो 2-4-6 पेपर देख लो, आइडिया लग जाएगा, और इन्हीं को सॉल्व कर लेना, शायद काम भी हो जाए। तो ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं। अटेम्प्ट करते रहोगे, है ना। कितना, 50 नंबर। और देखो इसमें लिखा भी है मिनिमम मार्क्स 17 नंबर लाने हैं बेटा, 17 नहीं लाए तो फिर लटक जाओगे। देखो टाइम कितना, 2.5 घंटे का, ठीक है। हाँ भाई, तो क्या कह रहा है, आंसर एनी 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, किन्हीं 2 के, और 5-5 नंबर के हैं। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम इन दिस मॉडर्न इन्वायरमेंट। आजकल जैसे मॉडर्न सिस्टम चला है, तो मॉडर्न इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है उसको डिस्कस करना है, ठीक। इन्यूमरेट द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ह्यूमन लाइफ। बायोडाइवर्सिटी इन ह्यूमन लाइफ का बहुत बड़ा रोल है हमारे, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या होता है, अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की, डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है डिफरेंट काइंड, है ना, मींस लिविंग बीइंग बहुत डिफरेंट काइंड में। जैसे प्लांट की बात कर लो तो अलग अलग है, खाली एक तरह के प्लांट लगा दोगे तो सब काम नहीं होने वाला, है ना। कुछ हमें फूड देते हैं, कुछ हमें अच्छी हवा देते हैं, कुछ हमें जो है फल देते हैं, कुछ हमें खाना देते हैं। तो कहने का मतलब ये सारी डाइवर्सिटी हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे अलग अलग तरह के एनिमल्स हो, चाहे अलग अलग तरह के प्लांट हो, अलग अलग तरह के जीव हो, है ना भाई। जैसे माइक्रोब्स की बात की जाए, माइक्रोब्स क्या डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, जो कुछ सड़ा गला है उसको और सड़ा देते हैं, ठीक। अगर नहीं हुए माइक्रोब्स, खाली अच्छे अच्छे भाई देखते हो, अरे यार कीड़ा आ गया, छी छी छी, बेटा अगर वो कीड़े ना हुए ना, उससे ज्यादा गंदे कीड़े आपके शरीर के अंदर हैं, कभी देखना जाके, है ना, अगर मौका मिले तो, उससे कहीं ज्यादा जिनको देखते हो। दूसरा, अगर यही कीड़े नहीं हो तो घर के चारों तरफ से कूड़ा ही कूड़ा भर जाएगा, क्यों, डिकम्पोजिशन ही नहीं होगा। तो हर चीज का अपना एक सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, वही सारी चीजें इसमें लिखनी है। एक्सप्लेन द टर्म अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। लोगों को गांव कम पसंद है ना, शहर ज्यादा पसंद आ रहे हैं, तो अर्बनाइजेशन को एक्सप्लेन करना है, ओके। तो इनके बहुत सारे फैक्टर्स है। दूसरा, बायोडिग्रेडेशन, जिनकी मैं बात कर रहा था, बायो जो आसानी से डिग्रेड हो जाए, जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो उसको क्या करें, डिग्रेड कर सके, डिकम्पोज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन इन 3 पार्ट, इसमें से 4-4 नंबर के हैं। ब्रीफ इन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, कौन कौन से सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे नॉइस पॉल्यूशन हो, मींस आसानी से लिख लोगे, है ना। डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड मैनमेड पॉल्यूशन विद एग्जांपल। नेचुरल पॉल्यूशन कौन से हैं और मैनमेड पॉल्यूशन। नेचुरल पॉल्यूशन, कहीं अचानक से आग लग जाए अपने आप, आदमी ने लगाई तो मैनमेड हो गई, अपने आप लग जाई तो क्या हो गई, नेचुरल हो गई। जरूरत से ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इनडायरेक्टली मैनमेड है। क्यों, क्योंकि भाई ये एनवायरनमेंट में इतना चेंज हो रहा है, जंगल के जंगल काटे चले जा रहे हो, ठीक, पहाड़ के पहाड़ गिराए चले जा रहे हो, सड़कें बनाए चले जा रहे हो, तो है तो मैनमेड ही। और मैनमेड ये सुनामी वगैरह जो भी है, या सुनामी का लो नेचुरल में ही, राइट। और ये सुट्टा लगाते हो, गाड़ियों का जो पॉल्यूशन है, एयरक्राफ्ट के पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉल्यूशन है, ये सब कैसे पॉल्यूशन, ये सारे के सारे मैनमेड में आ गए, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेशन एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी।
बायोडिग्रेडेशन और बायोडिग्रेडेबिलिटी में क्या फर्क है उसको एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट है डिस्कस द यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड एंड बायोफंजीसाइड। बायोपेस्टिसाइड एंड बायोफंजीसाइड टू अपरूट द प्रॉब्लम ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम द प्लांट। बड़ी प्रॉब्लम है ना, तो इसके बारे में एक्सप्लेन कर देना है। राइट ए नोट ऑन ओजोन लेयर डिप्लेशन। क्या ओजोन लेयर डिप्लेशन की बात की जाए। ओके, राइट ए नोट ऑन ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड इट्स इफेक्ट। भाई देखो क्या है कि ओजोन लेयर का रोल क्या है, सब लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा है। हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर ओजोन की लेयर होती है। ये लेयर क्या करती है, सन से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको वहीं पे रोक देती, नीचे नहीं आने पाएगी। अगर ये ओजोन की लेयर ना हो और अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आ जाए तो बेटा अगर यूवी रेज जो है आपके हाथों में पड़ेगी ना तो ये हाथ की हड्डी के साथ सब गल जाएगा। देखा होगा हॉलीवुड की मूवीज में अल्ट्रावायलेट रेज छोड़ देते हैं, क्या होता है, ब्रिज के ब्रिज, गाड़ी गाड़ी कटती चली जाती, सब जो भी उसके रेडिएशन में आया खत्म, कुछ मिलेगा ही नहीं उसमें। तो सोचो इतनी खतरनाक चीज सन से निकलती है और आपके पास तक नहीं पहुंचती है, किसकी वजह से? उसके पीछे का मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर खतरे में है, बहुत बड़ा छेद हो गया है और ये बढ़ता जाएगा अगर, तो एक दिन आएगा कि दुनिया को खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी की वजह से खत्म हो जाएगा। ये जो पॉल्यूशन होता है, ये जो न्यूक्लियर बम वगैरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये जो मोटर बाइक वगैरह से पॉल्यूशन निकलता जाता है, ये सब ओजोन लेयर डिप्लेशन के मेन रीजंस होते हैं, है ना। तो कभी पढ़ के देखना, मजा आ जाएगी और टेंशन भी हो जाएगी कि बाप रे ये स्थिति है आने वाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ये भी 4-4 नंबर के, डिस्कस द रोल ऑफ ग्रीन हाउस इन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस हमारा क्या है, ग्रीन मतलब प्लांट्स, है ना, जंगल्स, प्लांटेशन करना, ये सब ग्रीन हाउस का पार्ट है। तो जितना ज्यादा ग्रीन हाउस होगा डिजास्टर मैनेजमेंट किसी भी तरह का, चाहे सुनामी की बात कर लो, बाढ़ है, बचपन में पढ़ा होगा कि पेड़ जहां पे ज्यादा लगाए जाते हैं तो उनकी जड़ें मिट्टी के कटाव को रोक लेती हैं, मिट्टी का कटाव नहीं होने पाता है ना, तो उससे क्या है, बाढ़ नहीं आती। जब कभी पानी या ज्यादा आता है तो जो जड़ें हैं पेड़ की वो मिट्टी को रोक के रखते हैं। आप कभी देखो आपके आसपास कहीं मिट्टी पड़ रही हो, है ना, और पानी आ जाए तो मिट्टी बह जाएगी, लेकिन उसी पे बड़ी बड़ी घास लग जाए, बड़ी बड़ी घास लग जाए, सॉलिडिफिकेशन हो जाए, और वो घास ऐसा नहीं कि ऊपर से, घास की जड़ें नीचे तक चली जाए, चाहे जितना पानी है, क्यों? क्योंकि वो रोक के रखती हैं। अब बड़ी बड़ी बाढ़ आ जाए वो अलग बात, अपनी अपनी कैपेसिटी है, तो बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ का काटना, जंगल का काटना, फॉरेस्ट को खत्म कर देना, डिफॉरेस्टेशन। डिस्कस द फैक्टर प्रमोटिंग द डिफॉरेस्टेशन। फैक्टर प्रमोटिंग, इंसान खुद सबसे बड़ा फैक्टर है ये प्रमोट करने के लिए डिफॉरेस्टेशन। बड़े बड़े घर चाहिए, सोचो जहां पे आप रह रहे हो, जिस एरिया में भी रह रहे हो, पूछ के देखो अपने बुजुर्गों से, लोग बताएंगे यहां सब जंगल था, कुछ नहीं था। आज पेड़ देखने नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? आपको बिल्डिंग्स बनवानी है, बाद में जब खामियाजा मिलता है, जब समय पे पानी नहीं गिरता है जरूरत से ज्यादा। सोचो 50 डिग्री टेम्परेचर अभी हो गया, तो एक समय था कि 40 डिग्री टेम्परेचर नहीं पहुंचता था, कभी नहीं, लिमिट थी, है ना, फिर भी गर्मी लगती थी। आज 50 पहुंच जाता है। सोचो आने वाले समय में अगर इसी स्पीड से बढ़ता रहा, हर साल लगभग 1.5 से 2 डिग्री बढ़ता जाता है। इमेजिन करके देखो 60-70% जब डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हो जाएगा तब कैसे जियोगे, सोच के देखो, टेंशन हो जाएगी, है ना। अगर सीरियसली सोचोगे तो, नहीं सोचोगे तो कोई बात नहीं। केस स्टडी ऑफ बैड इंपैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर डिफॉरेस्टेशन कहां है कि ऐसे जंगल बहुत सारे काटे गए और उसके बाद वहां पे बाढ़ का खतरा आ गया। बहुत सारी ऐसी जगह नेट पे सर्च करो, जैसे त्रिपुरा का केस ले लो, अक्सर बाढ़ आती है, भयंकर बाढ़ आती है त्रिपुरा वगैरह में, बहुत जंगल थे, बहुत काटा उन लोगों ने। ओके, नेक्स्ट है शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। बायोफंजीसाइड पे एक्सप्लेन करना है। मैनेजमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन का मैनेजमेंट कैसे करना है। ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में फैक्टर्स जो बताया मैंने। नेचुरल एंड मैन मेड पॉल्यूशन की बात करें, साइक्लोन यानी चक्रवात की बात करें, उड़ीसा में बहुत आता है, उड़ीसा को सर्च करके डालोगे तो बहुत सारे साइक्लोन के नाम के साथ मिल जाएगा। बॉग फिल्टर्स हमने बताया, है ना, जगह जगह गमले में पेड़ लगा देना या जगह जगह एक तरह के डेंस जो है प्लांटेशन कर देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। डिस्कस द ट्रीटमेंट मेथड इफ्लुएंट डोमेस्टिक वाटर
वेस्ट वाटर इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्ट एंड माइनिंग वेस्ट वाटर। देखो क्या है, डोमेस्टिक जो इफ्लुएंट निकलता है, जो वेस्ट निकलता है, जो वाटर निकलता है इंडस्ट्रीज से, जो वेस्ट वाटर निकलता है, या माइनिंग्स वगैरह खदान वगैरह जहां होती है वहां से जो वेस्ट वाटर निकलता है, उसका ट्रीटमेंट के मेथड कौन कौन से हैं, स्पेसिफिक 7-8 मेथड दिए हैं। टाइटल उनके याद कर लेना, अंदर कुछ भी लिख के चले आना, पास हो जाओगे। एक्सप्लेन द टर्म एयर पॉल्यूशन, डिस्कस द टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट कॉजेज द एयर पॉल्यूशन। बहुत आसान काम है, एयर पॉल्यूशन जगह जगह है ना। देखो बाइक वगैरह दिन भर धूम धूम करके चलाते रहते हो ना, तो सब एयर पॉल्यूशन का ही पार्ट है। चाहे कुछ भी कर रहे हो आप, जो कुछ करते हो समझ लो अच्छा तो करते नहीं, समझ एटमॉस्फेयर के लिए तो कुछ नहीं अच्छा करते, जो कुछ करते हो सब एयर पॉल्यूशन फैलाता है, बात समझे। घर में कूड़ा ज्यादा हो गया, जाके माचिस लगाए, धूम जला दिए। गाड़ी में पीयूसी का सर्टिफिकेट लिए हो, लेकिन भयंकर धुआं निकल रहा गाड़ी में, पता नहीं पीयूसी का सर्टिफिकेट भी लोग कैसे दे देते हैं। मैं तो खुद एक्सपीरियंस करता हूं और सोचता हूं कि बताओ ये गवर्नमेंट पीयूसी लगा के क्यों करती है। 100 रुपए में मुफ्त में बिना गाड़ी ले जाए ये लोग पीयूसी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं मुफ्त में, मतलब गाड़ी भी नहीं ले जानी। सोचो क्या फायदा हो टेस्टिंग का, पब्लिक की जेब से ही तो जा रहा है। या तो ईमानदारी से हो उस पे काम। ट्रैफिक पुलिस वाला मैंने खुद देखा गाड़ी पे जा रहा है और भयंकर धुआं छोड़ता चला जा रहा है, तो ये स्टैंडर्ड सेट हो रहा है, कैसे होगा। नेक्स्ट है डिस्कस द वेंट्रिकुलर पॉल्यूशन, इट्स कंट्रोल स्पेशल एम्फेसिस। यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4 ये सारे स्टैंडर्ड्स दिए हैं। वेंट्रिकुलर पॉल्यूशन जो घरों में इस्तेमाल होता है ना, सॉलिड मटेरियल जो जलाए जाते हैं उनसे जो है होते हैं, तो ये यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 5 ये स्टैंडर्ड्स हैं, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, ठीक। तो ये 2 साल के पेपर्स हैं, और फिर देखते हैं, पढ़ाई करो, अगर समझ में आया तो कमेंट करना। शाम तक क्वेश्चन पेपर और प्रोवाइड करा दूंगा, अगर ठीक लगा हो तो। 1-2 साल के और पढ़े मेरे पास, सही लगाओ। ऐसे समय बर्बाद करने से फिर क्या फायदा, पढ़ते लिखते तो वैसे भी तुम नहीं हो, ठीक है। अगर समझ में आए तो ज्यादा कुछ नहीं, इतना समय नहीं, जो क्वेश्चन मैंने बताया यही पढ़ लेना। 2 साल के और बता दूंगा, थोड़ा सा हिंट ले लेना, बस इतना पढ़ के चले जाना, पास हो जाओगे, ठीक। कमेंट करो अगर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो फिर तो हमारे पास बहुत सारा काम है, फ्री थोड़ी बैठे रहे, है कि नहीं। चलो भाई, बाय।